अपना जो प्राइमरी एजुकेशन है मैंने नवोदय विद्यालय पूर्णिया JNB पूर्णिया वहाँ से किया है +2, और उसके बाद मैंने PMT CBSE और बिहार दोनों निकाला था, लेकिन मैंने DMC से MBBS किया है और मैंने MD की पढ़ाई NMCH पटना से किया है। और इस बीच में मैंने दिल्ली में जाके इमरजेंसी मेडिसिन एम्स से भी किया है रेजिडेंसी। उसके बाद मैंने सफदरजंग में किया है, मैं फिर न्यूरो में मैंने मेदांता में किया है, फिर नेफ्रो में मैंने ILBS बसंत कुंज में किया है। फिर उसके बाद मैंने फाइनली यहाँ पर 2018 में फाइनली मैंने यहाँ पर अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। मेरा शौक़ तो पहले से ही डॉक्टर का था, डॉक्टर बनने का ही था, और इत्तेफाक से डॉक्टर भी बन गए। किस्मत भी साथ दिया कि हालांकि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, जब हमारा दौर था, तो उस वक्त काफ़ी सीट कम हुआ करती थी और इक्के दुक्के का होता था। अब माशाल्लाह अपने इलाके से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होता है, खुशी भी होती है और ये भी होता है कि भाई चलो अब लड़के निकाल से अब सब लड़के को बिलीफ हो जा रहा है कि अब हम लोग कर सकते हैं। पहले ना बिलीफ नहीं होता था, पहले लोग किस्मत पे छोड़ देता था, इक्के दुक्के का होता था ना, लोग कहता अरे फल्ला का लड़का किस्मत से निकाल लिया, पढ़ने से नहीं होता है। अब क्या है कि अब ज़्यादा लोगों का हो रहा है तो लोग को बिलीफ हो गया कि पढ़ने से लोग निकल सकता है। जानना चाहेंगे कि डॉक्टर इकबाल हुसैन साहब के क्या हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ तो ऐसे क्लास में जो हम लोग खाली टाइम में हम लोग नवोदय में पढ़ते थे, तो हम लोग का एक क्लास होता था म्यूजिक का, वो हम लोग का हफ्ता में 2 या 3 क्लास लगता था म्यूजिक का। तो वही हॉबी बना रहता था कि खाली टाइम में गाना गाना है, ताकि बच्चा को मोबाइल से हटाते हैं तो खाता ही नहीं है, मोबाइल से हटाते हैं तो कुछ करता ही नहीं, यानी खाने के लिए भी मोबाइल दिखाना है, उसको हर चीज़ में मोबाइल दिखाना है, वो फिर बच्चे का अभी से आदत बन जाती है। ये बहुत बैड हैबिट हो गया, हर घर में हर बच्चे यही करते हैं। बच्चों को मोबाइल से हटाना पड़ेगा, उसको खेल कूद में एंगेज रखना पड़ेगा। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा हेल्थ केयर के डॉक्टर इकबाल हुसैन साहब। उनकी सबसे पहले आपका शुक्रिया, वेलकम। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई आपका। बहुत सारी चीज़ों को लेकर बातें करनी है, क्योंकि हम जब एक डॉक्टर से मिलते हैं तो लोग उत्सुक रहते हैं कि कुछ नई जानकारियाँ मिलेगी, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। तो हम पहले जानना चाहेंगे, आजकल जिस तरह से दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही है, और मान लीजिए कि किसी का दुर्घटना हो गया, सड़क पर वो तड़प रहा है, जब तक हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो 10-15 मिनट का जो वक्त हो रहा है, तो प्राथमिक उपचार क्या होने चाहिए? जी हाँ, तो यही देख रहे हैं आजकल की जो युवा है, आज के जो नए जनरेशन के युवा लोग हैं, काफ़ी देखने में आ रहा है आपको रोज़मर्रा के लाइफ में डेली आपको एक्सीडेंट का उदाहरण मिल जाएगा। डेली आपको देख रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रहा है, और या तो ओवरटेक करके एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज के युवा को कि थोड़ा सा जो है गाड़ी चलाते समय अपने आप को सावधानी से गाड़ी चलाएं। और जैसे आपका ओवरलोडिंग है, आप एक बाइक में जो है 2 ही सवारी होना है मैक्सिमम, आप 3 सवार हो जाते हैं, कभी कभी चौथा सवारी भी बैठा लेते हैं। और बाइक का जो चलाते हैं आगे ड्राइवर हेलमेट नहीं लगाते हैं। आए दिन जो दुर्घटना होती है, जो लोग हेलमेट लगाते हैं उनको जो अगर मान लें कि दुर्घटना होना है तो होना है, लेकिन उनको जो एक चोट लगती है, वो ब्रेन को जो चोट लगती है वो उससे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उससे लाइफ बच सकती है। और ये जो आप बहुत लोग देखते हैं कि आजकल बाइक को उड़ाते हैं, ओवर स्पीड करते हैं। भाई 5 मिनट लेट पहुँचोगे तो आपका काम गड़बड़ नहीं हो जाएगा। 5 मिनट लेट से ही पहुँचो, 2 मिनट लेट से ही पहुँचो, 2 मिनट आगे पहुंचने के चक्कर में लाइफ को कहे गवा दोगे। आपके घर में कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता है, आपका बाप है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके इंतज़ार करते हैं, और आप बिना मतलब का दूसरे को दिखाने के चक्कर में और स्टाइल के चक्कर में अपने लाइफ को गवा देते हैं। कोई घायल तड़प रहा है, उनके हाथ ब्लीडिंग हो रहा है, तो डॉक्टर के आने से पहले या पहुंचने से पहले क्या कुछ किया जाना चाहिए? हाँ, जो ये अच्छी बात है। 10 मिनट का या 15 मिनट का आपको जो समय मिलता है कि आपको पहले उपचार क्या करना चाहिए। आजकल जो एक्सीडेंट होता है, हम एज ए पब्लिक जो देखते हैं एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोग उसमें क्या करते हैं, एक्सीडेंट हो गया उतर करके वीडियो बनाते हैं और उसको देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी जानकारी लेते हैं। उसको बिना सोचे हुए उसको आपको हेल्प करने की कोशिश करना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि बहुत जल्दी से जल्द इनको डॉक्टर नियर बाय जो डॉक्टर है या हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाया जाए, प्राथमिक उपचार किया जाए। जैसे नियर बाय आपका जो PSC होगा सेंटर, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ तो डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं हमेशा, वहाँ जाइए। जो अगर आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ पर हो जाता है, सपोज़ आपका पेशेंट बहुत घायल है, बहुत ज़्यादा मतलब वो जानलेवा घायल हुआ है, मतलब उसका
बहुत डेंजर कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में, तो डॉक्टर वो डिसाइड कर लेगा कि भाई ये यहाँ पेशेंट आपका ट्रीट नहीं होगा, आप जल्दी इसको रेफरल सेंटर, हायर सेंटर में ले जाइए। तो तुरंत डॉक्टर ये निर्णय लेके आपको बता सकता है। लेकिन एज ए पब्लिक आपका पहला काम है कि नियर बाय जो हॉस्पिटल है, जहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, जहाँ अगर मान ली पीएससी है बगल पे, तो वहाँ जाइए। वहाँ पर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट तो ज़रूर दिया जाएगा। अगर ब्लीड हो रहा है, ब्लीड को सिक्योर किया जाएगा, उसको टेटनस वेटनस इंजेक्शन लगाया जाएगा, कुछ आपको दर्द का इंजेक्शन लगाया जाएगा। अगर ब्रेन में कुछ ऐसा लग रहा है कि ब्लीड हो गया है तो कुछ ज़रूरी इंजेक्शन लगाया जाएगा, जहाँ तक की कोशिश होती है डॉक्टर को कि इमीडिएट ट्रीटमेंट करके ब्लीडिंग को रोका जा सके, अंदर का जो प्रेशर है उसको रोका जा सके, फिर उसको रिफ़र कर सकते हैं हायर सेंटर में। तो आपको आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि इमीडिएट डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। पब्लिक एज ए पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि 10 मिनट 15 मिनट हमारे पास जो भी समय है पेशेंट को बचाने के लिए, आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास पहुंचना है, नियर बाय हॉस्पिटल में पहुंचिए। फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को किस लेवल का इंजरी हुआ है, किस लेवल पर घायल हुआ है। वो पेशेंट को चाहे तो अपने पास रख के इलाज कर सकते हैं, या तो उसको फिर अगर क्रिटिकल कंडीशन है और उसका अगर सिविरिटी ज़्यादा है इंजरी का, तो फिर वो हायर सेंटर में रेफ़र कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हुई। हीट वेव का अब सीज़न आ रहा है, गर्मी काफ़ी, खासकर आज की गर्मी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा। तो इस गर्मी से जो लू लगने के जो खतरे होते हैं, लोग काफ़ी बीमार पड़ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं जो बेहतर होगा लोगों के लिए, जिससे आप हाँ, आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हीट वेव की बात कर रहे हैं। पेशेंट को अचानक से वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, लूज मोशन हो जा रहा है, और पेशेंट कोमा में चले जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है। तो अभी बस यही केयर करना है कि आप अगर बाहर निकलते हैं अपने शरीर को हाइड्रेट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हाइड्रेट करते रहें बस। और कोशिश करें कि अगर आप ज़्यादा दूर चल रहे हैं तो फिर उसको ब्रेक जर्नी करें, थोड़ा सा जाके थोड़ा सा रुकें, थोड़ा बैठें, पानी पिएं। एक बार में 4 घंटा 5 घंटा का रास्ता अगर बाइक से है या पैदल से भी है, या कोई काम कर रहे होते हैं खेत पथार में, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लें, पानी पिए, अपने शरीर को हाइड्रेट करते रहें। और आपको जब लगे कि नहीं मेरा शरीर ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रहा है, लूज मोशन हो गया, 15-20 लूज स्टूल हो गया, वोमिटिंग हो रहा है, तो फिर उसको समय लॉस ना करें। ज़्यादा जितना आप समय जितना डिहाइड्रेट होंगे, जितना आपका उल्टी होगा, जितना आपका लूज मोशन होगा, तो धीरे धीरे आपका समय गुजरते जाने पर और वो कंडीशन आपका वर्स होते जाता है। कोशिश होनी चाहिए। फिर यहाँ पर भी मैं यही बोलूँगा कि जैसे ही आपको लगे कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, तो इमीडिएट आप डॉक्टर के पास ही जाएं। डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या ट्रीटमेंट चलना है। आप अपने से होम ट्रीटमेंट भी होता है, ये जो आपका लू होने वाला है तो कुछ हद तक तो आप होम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि हम पसीना ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे लूज मोशन हो रहा है, तो आप इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, आपको अपने आप को हाइड्रेट कीजिए, ORS का घोल पीजिए, ठीक है, नमक कुछ नहीं है तो नमक चीनी पानी घोल के पी लीजिए। तो ये तो अपने आप को हाइड्रेट करने का कोशिश कीजिए। नहीं कंट्रोल होगा तो इमीडिएट आप जाइए डॉक्टर के पास। थोड़ा सा हम चीज़ों से हट करके जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से आपने पढ़ाई स्टार्ट की और फिर कहाँ से आपने शुरुआत की। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमें जानकारी। जी, मैं आपका एक पहले भी ये इंटरव्यू आया था, मैंने उस वक्त भी बोला था। मैं अपना जो प्राइमरी एजुकेशन है मैंने नवोदय विद्यालय पूर्णिया JNB पूर्णिया वहाँ से किया है +2, और उसके बाद मैंने PMT CBSE और बिहार दोनों निकाला था, लेकिन मैंने DMC से MBBS किया है, और मैंने MD की पढ़ाई NMCH पटना से किया है। और इस बीच में मैंने दिल्ली में जाके इमरजेंसी मेडिसिन एम्स से भी किया है रेजिडेंसी। उसके बाद मैंने सफदरजंग में किया है। मैं फिर न्यूरो में मैंने मेदांता में किया है। फिर नेफ्रो में मैंने ILBS बसंत कुंज में किया है। फिर उसके बाद मैंने फाइनली यहाँ पर 2018 में फाइनली मैंने यहाँ पर अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया किशनगंज में अपना सेल्फ। इस 18 साल के जो एक्सपीरियंस रहा, एक तरह से डॉक्टर की जो एक सेवा है, इस सेवा करते करते इस एक्सपीरियंस को आप क्या कुछ चीज़ें हैं जिसे आप कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक भी कहूँगा कि मैंने 18 में प्रैक्टिस की। मैं एज ए जनरल फिजिशियन मैं सारे चीज़ ज़्यादा डायबिटोलॉजिस्ट एज ए डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ, और जनरल फिजिशियन जिसमें आपको कार्डियक मरीज भी है, न्यूरो मरीज भी है, रिस्पिरेटरी मेडिसिन भी है। सारा जनरल फिजिशियन में आपका सारा मरीज आ जाता है, जो कि आपको दवा से ट्रीट हो सकता है, जिसकी सर्जरी नहीं करनी होती है, वो मैं सारा मरीज देखता हूँ, सारा सिस्टम। 2018 से मैं यहाँ पर 2018 का जो एक्सपीरियंस है, 6 साल से मैं यहाँ पर हूँ किशनगंज में। इससे पहले मैंने दिल्ली में काम किया है,
और काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किया है। एक्सपीरियंस यही है कि काम जितना आप करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। जितना दिल्ली और बिहार दोनों जगह आपने, तो दोनों की यहाँ के जो पेशेंट है या वहाँ की जो चीज़ें हैं, कुछ अंतर नज़र आया आपको क्या? यहाँ चीज़ें जो है अंतर तो है। जब दिल्ली में काम कर रहे थे, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे थे, वहाँ आपको पेशेंट को सिर्फ इलाज करना है। पेशेंट के बारे में कौन ट्रीट कर रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, कितना खर्चा ट्रीटमेंट में पड़ रहा है ना, और पेशेंट को अटेंडेंट को संभालना, ये सब चीज़ झमेला नहीं होता था। यहाँ पर आप ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट के अटेंडेंट को भी समझना पड़ता है। 10 आदमी 10 तरह का बात बोल देता है। आप ट्रीटमेंट के लिए आएगा पेशेंट, फिर वो कहेगा कि भाई आप जो है ज़्यादा जांच कर रहे हैं। ऐसा सपोज जांच तो कुछ नॉर्मल करना पड़ता है, नॉर्मल ज़्यादा जांच भी नहीं करना पड़ता है, हल्का सा। लेकिन वो कहेगा कि भाई पेशेंट जो है आपको हमारा जो है फलना जगह आया था, आपने ये किया था, फलना दवा आपका रिएक्शन कर गया। बहुत ऐसे दवा ये खाए, मतलब पेशेंट आपका पहले से बहुत ख़राब था। हम लोग देखते हैं पेशेंट को, देखते के बाद बोलते हैं कि आपका पेशेंट ख़राब है, आप इमीडिएट इसको एडमिट कीजिए। नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए ना, 2 दिन का दवा दे दीजिए, पेशेंट ठीक नहीं होगा तो फिर हम लेके आ जाएंगे। तो फिर ले जाता है पेशेंट, 2 दिन में ठीक नहीं होता है तो वो तो मान जाता है कि हाँ ठीक है, आप बोले थे एडमिट करने के लिए। लेकिन बहुत पेशेंट ऐसा होता है, गरीब रहता है, उसको आप देखते हैं कि नहीं पेशेंट एडमिट नहीं करेगा, उसको किसी तरह से नहीं दवा खा लो, या फिर डे केयर में दवा लिख के छोड़ दिए, उसको बोल रहे कि भाई ठीक है जाओ। अब वो पेशेंट कहेगा क्या, डॉक्टर साहब पहले से तो मेरा कंडीशन ठीक था, ये जो दवा खाने के बाद ही ऐसा हो गया। बहुत सारा पेशेंट सुनने को मिलता है कि ये फलना दवा खाने के बाद हमारा पेट वेट और ख़राब हो गया। लेकिन वो दवा से नहीं होता है, पेशेंट का बीमारी ऐसा होता है, झेलना पड़ता है। ये सारे डॉक्टरों को झेलना पड़ता है, किसी एक की बात नहीं है। डॉक्टरों को झेलना पड़ता है, किसी एक की बात नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे। आज हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जो बच्चे हैं MBBS की तैयारी करें और दीगर मेडिकल लाइन में, उनको किस तरह से, उनके लिए कोई नुस्खे हैं जो आप उनका काम है जो बताना चाहेंगे कि जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? तो जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं उसके लिए मेरा प्राइमरी सलाह यही है कि आप जो पहले से टारगेट सेट करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना, मान लीजिए 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, उनका टारगेट होता है कि मुझे मेडिकल करना है। तो अभी से उनकी विशेष पढ़ाई नहीं करनी है। आप पहले 10th कर लो बढ़िया से, फिर 12th करो, जो भी आपका साइंस स्ट्रीम है, बायोलॉजी से कर रहे हैं ना, आप बायोलॉजी से पढ़ लो बढ़िया से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आप पहले +2 बढ़िया से करो। +2 के ड्यूरेशन में आपके अगर एकेडमिक अच्छा है तो थोड़ा सा आप मतलब कम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाई करो। बेस मजबूत करते हुए 11th में आप बेस मजबूत करते हुए आप कम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई करो, थोड़ा सा ऊपर उठ करके कंपटीशन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर होना चाहिए 11th में ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, फिर आप उसी लेवल की पढ़ाई करेंगे। अगर पहले से आपका क्वेश्चन का एक्सपोजर मालूम है तो फिर आपका टेक्स्ट पढ़ने का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज होगा। आप उसी चीज़ को फोकस करेंगे जो पूछा जाता है। तो थोड़ा कम्पिटिटिव व्यू से आपको 11th ऑनवर्ड पढ़ना है। 10th तक तो आप नॉर्मल पढ़ाई कीजिए, अपनी क्लास में अच्छा करने का कोशिश कीजिए। 11th में आप 12th में ज़्यादा आप एकेडमिक पे मतलब ज़्यादा आप टॉप करने का कोशिश मत कीजिए कि मुझे बैच में टॉप करना है। 11th 12th में आपको ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे कम्पिटिटिव लेवल में पढ़ना है। दोनों चीज़ अलग अलग है। 11th 12th में आप अगर क्लास में टॉप करने का सोचते हैं तो फिर आप 11th 12th का जो सिलेबस है CBSE में जो पूछा जाता है या बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो आपका 12th में आता है, आप उसी लेवल को फोकस करेंगे, आप उसको याद करेंगे या उसको करेंगे तो आप टॉप कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान अगर मेडिकल क्रैक करने का है तो आपका पढ़ाई का स्टाइल चेंज होगा थोड़ा सा। आप कम्पिटिटिव लेवल में पढ़ेंगे और कंपटीशन में जो आपका पूछा जाता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं 11th से या 12th लेवल पे, तो हो सकता है कि आप 12th में अपने बैच में टॉप ना करें। हो सकता है कि आप मेडिकल, हाँ, लेकिन आप अपना जो बेस तैयार कर रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, आप बहुत अच्छा करेंगे वहाँ पर। डॉक्टर इकबाल हुसैन का जो शौक़ था डॉक्टर बनने का ही था या कुछ और बनना चाहते थे और फिर डॉक्टर बन गए? क्या नहीं, मेरा शौक़ तो पहले से ही डॉक्टर का था, डॉक्टर बनने का ही था और इत्तेफाक से डॉक्टर भी बन गए। किस्मत भी साथ दिया कि हालांकि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, जब हमारा दौर था तो उस वक्त काफ़ी सीट कम हुआ करती थी और इक्के दुक्के का होता था। अब माशाल्लाह अपने इलाके से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होता है, खुशी भी होती है और ये भी होता है कि भाई चलो अब लड़के निकाल से अब सब लड़के को बिलीफ हो जा रहा है कि अब हम लोग कर सकते हैं। पहले ना बिलीफ नहीं होता था, पहले लोग किस्मत पे छोड़ देता था, इक्के दुक्के का होता था ना, लोग कहता एक फल्ला का लड़का किस्मत से निकाल लिया, पढ़ने से नहीं होता है। अब क्या है कि अब ज़्यादा लोगों का हो रहा है तो लोग को बिलीफ हो गया कि पढ़ने से लोग निकल सकता है। तो ये बिलीफ बन गया है अब कि आप पढ़ाई करेंगे तो आपका
हो सकता है। तो आए दिन आप देखते हैं कि हर साल अपने यहाँ से बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे मतलब रैंक पे MBBS का जो सीट होता है बहुत अच्छे रैंक से निकालते हैं। और ये चीज़ सिर्फ पढ़ाई का स्टाइल बदलने से, अपने आप को बिलीव करने से हुआ है। बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे। हालांकि डॉक्टर को उतना वक्त नहीं मिलता होगा निजी जीवन के लिए, काफ़ी हमेशा पेशेंट मरीजों के साथ जूझना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर इकबाल हुसैन साहब के क्या हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ तो ऐसे क्लास में जो हम लोग खाली टाइम में हम लोग नवोदय में पढ़ते थे, तो हम लोग का एक क्लास होता था म्यूजिक का। वो हम लोग का हफ्ता में 2 या 3 क्लास लगता था म्यूजिक का। तो वही हॉबी बना रहता था कि खाली टाइम में गाना गाना है। कभी कभी क्लास लीजर हो जाता था तो हम लोग बैच में अंत्याक्षरी खेल लेते थे कि चलो भाई आज म्यूजिक मैडम नहीं आई है तो हम लोग अंत्याक्षरी, कभी कभी म्यूजिक मैडम आती थी तो म्यूजिक मैडम ही हम लोग को अंत्याक्षरी खिला देती थी। तो ये खाली टाइम में हम लोग का होता था कि म्यूजिक से ही शौक़ होता था। थोड़ा बहुत हम लोग गा लेते थे। प्रोग्राम होता था कुछ तो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ड्रामा और ये सब में भाग लेते थे। और वहाँ पर सैटरडे को खास करके करिकुलर एक्टिविटी होता था, उसमें क्विज़ होता था, डिबेट होता था, ये सब में भाग लेते थे। पढ़ाई के अलावा ये सब में भी मुझे काफ़ी सर्टिफिकेट मिले हैं। तो पढ़ाई के अलावा ये सब हॉबी होता था कि डिबेट में भाग लेना, क्विज में भाग लेना, ये सब होता था। और छोटा मोटा जो है ड्रामा और ये सब में पार्टिसिपेट करना होता था। चलिए, बहुत सारी बातें हुई। आखिर में एक सवाल से हम ख़त्म करना चाहेंगे कि आज का जो वक्त है मौजूदा, मोबाइल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हमारे हाथों में मोबाइल हो तो इसका खासा असर बच्चों पर पड़ता है। तो कई तरह के डर होते हैं और बहुत सारे जो गार्जियन सुन रहे होंगे उनके मन में भी ये सवाल होगा। तो मेडिकल साइंस क्या कहती है, बच्चे जब अत्यधिक मोबाइल का यूज करने लग जाते हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव होते हैं, या फिर मेडिकल साइंस के हिसाब से क्या इसके कुछ असरात होते हैं? बच्चों को खास करके जो हमारे बच्चे आजकल पैदा होते हैं मोबाइल लेके ही पैदा हो जाते हैं। ये गार्जियन का ही कमी है। हम लोग में कमी है। ये बच्चे को इंगेज रखने के लिए, अपने जान को छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो फिर शुरू में तो बच्चा इंगेज हो जाता है तो अपने को रिलैक्स लगता है कि बच्चा रिलैक्स थोड़ा सा मोबाइल में टाइम दे रहा है, हमने को थोड़ा सा एज मिल गया, टाइम मिल गया दूसरा काम करने में। बाद में क्या होता है, बच्चा को आदत बन जाता है मोबाइल का ही। अब बच्चा मोबाइल लेके खेल रहा है तो अब आपका बर्डन बढ़ जाता है कि बच्चा को मोबाइल से हटाते हैं तो वो खाता ही नहीं है, मोबाइल से हटाते हैं तो कुछ करता ही नहीं है। यानी खाने के लिए भी मोबाइल दिखाना है, उसको हर चीज़ में मोबाइल दिखाना है। वो फिर बच्चे का अभी से आदत बन जाती है। ये बहुत बैड हैबिट हो गया। हर घर में हर बच्चे यही करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत में हम गार्जियन का ही फॉल्ट है। बाद में तो ये आदत बनने लगती है। होना चाहिए डीमोटिवेट होना चाहिए। ये इसको हम लोगों का गार्जियन लेवल में ये चीज़ अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि बच्चों को मोबाइल से हटाना पड़ेगा, उसको खेल कूद में एंगेज रखना पड़ेगा। चाहे अब यहाँ के जो स्कूल है, स्कूल में ऐसा एक एक्टिविटी होना चाहिए डेली का, आपके बच्चों को खेल कूद करने का, ताकि बच्चे मोबाइल से हट करके खेल कूद में भाग लें। आए दिन आप पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि हर स्कूल में खेलने कूदने का व्यवस्था नहीं है। आप सो कॉल्ड स्कूल ले लीजिए किशनगंज में या कहीं पर भी, पढ़ाई के नाम पे जो भी पैसा लेते हैं, लेकिन वो आपको कहने के लिए 4 घंटा 6 घंटा पढ़ा रहे हैं। कुछ स्कूल को छोड़ के ज़्यादातर स्कूल में आपको खेल कूद का एक्टिविटी नहीं होता है। आप एक जो क्लास होता है ना, उसमें खेल कूद का एक्टिविटी, बच्चों को खेलने कूदने का, जो बच्चे खास करके जो नर्सरी LKG UKG 1 2 4 5 में, उन लोगों को खेल कूदने का एक जो है ना एक पीरियड होना चाहिए कि हर दिन उसको इंगेज रखे, ताकि वो घर में आए तो थक हार के आए तो बच्चा फिर खाना पीना खा के सो जाए। तो कम से कम थकना भी ज़रूरी है उसको सोने के लिए। अगर वो एक क्लास में अगर खेल कूद लेता है और वो घर में आएगा तो खाना खाने के बाद वो सो जाएगा बच्चा। थकना जरूरी है बच्चे को। चलिए, आखिर में एक्सरसाइज व्यायाम को जो खास करके हम किशनगंज के जो लोग हैं बहुत कम अहमियत देते हैं। बहुत 5-10% लोग होंगे जो कसरत करते होंगे। कसरत क्यों ज़रूरी है और कसरत किस तरह की होना चाहेंगे? आखिर में चाहूँगा कि इस सवाल के साथ हम आज के इस कसरत क्यों जरूरी? कसरत सबको करना चाहिए। जैसे जैसे आप ग्रोइंग एज होता है, कसरत के बगैर बहुत सारी बीमारी हो जाती है। कसरत से ही आप बहुत सारी बीमारी को चेक कर सकते हैं, बीमारी को होने नहीं देते। जैसे जैसे एज ग्रो करेगा आपका, बहुत सारी बीमारी, आप बैठे बैठे आपको ओबेसिटी हो जाएगा। बैठे बैठे आपका घर में अगर शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ है, तो आपको बैठे बैठे अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप प्री डायबिटिक से डायबिटिक बन सकते हैं, है ना। बैठे बैठे आपका क्या होगा, प्रेशर लेवल, टेंशन लेवल बढ़ सकता है। तो आपका बहुत सारा स्ट्रेस लेवल जो है ना, आपका कसरत से भी स्ट्रेस लेवल आपका ख़त्म होता है। आप हर रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट कसरत के लिए, सुबह या हो शाम, जैसे ही आपको फुर्सत मिलता है काम से,
तो आप जो है ना 30-40 मिनट आप फील्ड में निकल जाइए। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर हफ्ता में अगर नहीं कर पाते हैं हर दिन आप, तो 3 से 4 दिन कम से कम समय निकालें, कसरत जरूर करें। कसरत वैसा कसरत नहीं करना है कि आपको डंबल उठाना है, बॉडी बनाना है, वैसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग करना है, थोड़ा सा, जैसे आप 10-11 मिनट 15 मिनट ऐसा चलना है कि जिससे पसीना होने लगे, आपको लगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन हर जगह जा रहा है। उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप डेली 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा चल लेते हैं, उतना तेज़ी से चल सकते हैं जितना कि आपका सांस थोड़ा फूलने लगे, तो फिर आप इसको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर बढ़ा सकते हैं एक्टिविटी के को आगे में ले जाते हुए। आप डेली ना करते हुए भी 4 दिन 3 दिन 4 दिन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर इकबाल साहब, जो कि इकरा हेल्थ केयर कॉलेज रोड के नज़दीक में मौजूद हैं। बहुत ही अनमोल और बेहतरीन तथ्यों के साथ बातों को रख रहे थे। हम लोगों के बीच जो वार्तालाप हुई, इसको लेकर आप अपनी क्या राय रख सकते हैं? आप भी अपना एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। खबर अगर आपको अच्छी लगी हो, बातें अगर आपको सही लगी हो, तो इसे शेयर कर आप भी अपनी सहमति दे सकते हैं। हम विदा लेना चाहेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।